लोग लाइक तक नहीं करते हैं। आप अपनी तस्वीर लगा दें या अच्छे पोज में फोटो खिंचा लें तो 100 लाइक्स आएंगे, लेकिन पेंटिंग की नहीं लाइक आएगी। कला के भाषा के लिहाज से अगर देखेंगे, न्यूडिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसको आप अश्लील कर रहे हैं? जब भगवान की मूर्ति, सबसे पवित्र स्थल, सबसे पवित्र धाम, 4 धाम में से एक धाम में जब वो ऐसी मूर्तियां बनाई गई है, तो क्या बनाने वाले और आज तक जितने भी दर्शक हैं जाते हैं वहाँ, अगर वो अश्लील होती या नहीं देखने लायक होती, उसको तोड़ दी जाती। दोस्तों नमस्कार, मैं शालिनी शिरनेत। आज रविंद्र दास जी के पास हम लोग आए हैं। मैं चाहूँगी कि आप बातचीत के दौरान ही अपने बारे में बताएं, अलग से मैं कोई परिचय नहीं दूंगी। तो आपका मेरा रंग पे बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल कि आपका परिवेश कैसा रहा और शिक्षा के दौरान आप कला से किस तरह प्रभावित हुए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे खुशी हो रही है कि मेरे रंग से आज मैं जुड़ने जा रहा हूँ या आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया आपने। सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कलाकार ही ना होता या कलाकार नहीं बना रहा होता, मेरी कलाकृति आपने नहीं देखी हुई है, तो शायद आप चांस नहीं देते। तो जाहिर सी बात है कि मैंने कुछ रचनाएँ की है, कुछ रचा है, तभी आप मुझे जानते हैं। बिल्कुल। और मैं जब पहली बार पटना से यहाँ आया तो अथाह समुद्र लगा कि भाई राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे आप आ रहे हैं। और पटना आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन हो गया, पास कर गया, तो मुझे लगा कि मैं कलाकार हो गया। लेकिन जब दोबारा दिल्ली आया तो यहाँ इतना बड़ा समुद्र था, हर राज्य के कलाकार थे, दूसरे देश के भी कलाकार थे। तो यहाँ आके लगा कि यार भाई छोटा हो गया, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। फिर से नए सिरे से मुझे यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। अब महानगर में रहना है तो किसी तरह से पहले तो रहने का जुगाड़ हो, खाने का जुगाड़ हो, तभी आप यहाँ स्ट्रगल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। नहीं, लेकिन मेरा पहला सवाल रह गया कि आपका जो बचपन रहा, परिवेश रहा जहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, वो कैसा रहा? हाँ, मैं अपने परिवेश के बारे में बता दूं कि मैं गांव में पहले भी पेंटिंग बनाता था, बचपन से पेंटिंग बनाता था। लेकिन गांव में मैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन्हीं लोगों के दीवार पर चित्र बनाया करता था। कालिक से या पेंसिल से कभी कभी बनाता था। मुझे अच्छा लगता था बनाना। फिर धीरे धीरे मैंने कहीं कहीं भगवान के चित्र बनाना शुरू किया। उन्हीं में से मेरे एक भाई थे जो अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, वो हमसे बहुत संपन्न परिवार से थे। तो उनको ड्राइंग बुक मिलती थी, उनके स्कूल में ड्राइंग बुक मिलती थी और उसमें बहुत अच्छा ग्लेज पेज होता था। तो वो जाते हुए अपने खाली पन्ने मुझे दे दिया करते थे। तो मेरे लिए नायाब कागज़ का स्पेस मिल गया। तो मैंने सोचा अब दीवार पे जो बनाता हूँ मैं इस पे बनाता हूँ। इस तरह से मैंने उस पर बनाना शुरू कर दिया, उसके संग्रह भी करना शुरू कर दिया और लोगों को दिखाता था कि ये चित्र मैंने बनाया है। तो लोग देखने के बाद अप्रिसिएशन करते थे। जो ही अप्रिसिएशन हुआ तो उसी समय मुझे लगने लगा कि यार मैं तो कलाकार हो गया, इतने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहला एहसास जो हुआ वो वहीं से हुआ कि मैं कलाकार हो गया, बिना प्रशिक्षण के, बिना ये जाने हुए कि मेरा किस स्तर का काम है। कुछ भी बना लेना अपने आप को महसूस कराता है कि मैंने कलाकार की मैंने दक्ष हो गया मैं। लेकिन इसी पे मेरा एक सवाल था कि आपकी पहली पेंटिंग की कहानी जानना चाहेंगे। कब और क्या बनाया था आपने? तो आप मानते हैं कि वही आपकी पहली पेंटिंग है? नहीं, उसको मैं पेंटिंग नहीं मानता। वो क्या था कि आप कुछ भी बनाना जानते हैं, जस्ट एक आकृति बनाना जानते हैं, तो वो समझिए चित्र बनाने का ABCD है। उसको मैं आज भी पेंटिंग नहीं मानता हूँ। जैसे आप किसी को देख लिए और हूबहू चित्रण कर दिए तो वो कला नहीं है। कला है अपने से सृजन करना। आप अगर कुछ सोचते हैं या कुछ नया कर पाते हैं, नई आकृति गढ़ते हैं या नए ढंग से करते हैं, वहाँ से कला यात्रा शुरू होती है। तो मैं उसको कला नहीं मानता हूँ। लेकिन जब आर्ट्स कॉलेज से पास कर लिया तब मेरे लिए सवाल हुआ कि मैं आखिर क्या रचूँ, मैं क्या बनाऊँ। वो सवाल आज भी है। वो धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ता चला गया। लेकिन वो जो बुनियादी सवाल था वो उसने मुझे कलाकृति बनाने पर मजबूर किया। हालांकि उस समय तक मैं नकल ही कर रहा था। मैं आज मानता हूँ कि उसमें पत्र पत्रिकाओं में हुसैन की पेंटिंग छपा करती थी, मैं उससे बहुत प्रभावित था। तो मैंने उनके घोड़े की नकल की थी। वो घोड़ा खूब बनाते थे हुसैन साहब। तो मैंने एक चित्र उनकी नकल की और नीचे का जो एरिया था वो लक्ष्मीबाई का रूप दे दिया। मैंने एक घुड़सवार है, आगे का घोड़ा हुसैन जैसा, बाकी एक लेडी का फोर्सफुल फिगर, वो मैंने बनाया था। पहली पेंटिंग थी मुझे, जो मुझे लगा कि मैंने कुछ नया रचा, मैंने कुछ अलग किया। अब मैं देखता हूँ तो पूरी तरह नकल था वो। अच्छा। लेकिन मुझे लगा उस समय कि ये मैं कलाकृति रच रहा हूँ। वो मुझसे मैं पेंटिंग मानता हूँ।
अज्ञानता में या नहीं जानकारी होने पर वो कहीं न कहीं अनकॉन्शस में भी आदमी नकल करता है, कभी जानबूझ के करता है, कभी अनायास करता है। लेकिन अनायास में किया गया था, लेकिन मैं उसको पेंटिंग मानता हूँ। मुझे लगता है कि शुरुआत में तो नकल आदमी करता ही है, नकल करता है। अनजाने में अधिकतर लोग करते हैं। कई बार कोई चीज़ देखी हुई रहती है, याद नहीं रहता है, लेकिन आदमी फैसिनेटेड रहता है उससे। बतौर कलाकार अपने को स्थापित करने में कौन सी चुनौतियाँ आई? सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हमारा देश जो है अभी भी गरीब देश माना जाता है, और यहाँ पेंटिंग खरीदना तो दूर, पेंटिंग देखने की फुर्सत लोगों को नहीं है। किसी भी बड़े शहर में आप चले जाइए, उन्हें ये नहीं पता है आम आदमी को कि यहाँ आर्ट गैलरी होती है, आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखनी चाहिए। यहाँ के लोग नाटक देखना भी पसंद नहीं करते, यहाँ के लोग साहित्य पढ़ना नहीं पसंद करते। तो जब आप कलाओं से जुड़ेंगे नहीं तो कलाकार से कहाँ से जुड़ेंगे? तो कलाकारों को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? तो हम लोग अभी ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि धुआंधार पेंटिंग बिकने लगे, खूब पेंटिंग बिक जाए, या हमें पेंटिंग से पैसा कमाने लगूं मैं। लेकिन कम से कम इतनी अपेक्षा तो करता हूं मैं किसी यहाँ के दर्शकों से या आम आदमी से कि आप पेंटिंग देखने तो आइए। अगर फेसबुक पे ही हमने कोई पेंटिंग डाली तो अप्रिशिएट तो करिए, 2 लाइन कमेंट तो करिए। बिल्कुल। लोग लाइक तक नहीं करते हैं। आप अपनी तस्वीर लगा दें या अच्छे पोज में फोटो खिंचा लें तो 100 लाइक्स आएंगे, लेकिन पेंटिंग की नहीं लाइक आएगी। तो अभी हमारा दर्शक उस तरह से कला प्रेमी नहीं हुआ है, ये मैं अपेक्षा करता हूँ अपने समाज से। तो ये चुनौती ही ये चुनौती है, सबसे समाज को डेवलप करना है। तो आपकी पेंटिंग में भारतीय कला का ज़्यादा प्रभाव है या पश्चिम का? हमारी कला में भारतीय कला का ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन आधुनिक कला की जो उत्पत्ति हुई है वो पश्चिम में हुई है। तो जब हम आधुनिक कला रचते हैं तो एक स्टैंडर्ड, एक फॉर्मेट जिसको आप कहते हैं, वो आंकते हैं। स्केलिंग हम पश्चिम की कला से आंकते हैं। हमने जो पढ़ा है या पश्चिम की कला आंदोलनों का जो हमने देखा है, उससे हम तुलना जरूर करते हैं भारतीय कला को। भारतीय कला में भी जो बुनियादी आंदोलन हुए, जिसमें बंगाल स्कूल का आंदोलन है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट का है, उन दोनों में भी पश्चिम कला से जोड़ने की कोशिश प्रोग्रेसिव वालों ने की। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो बंगाल की कला थे, वो भारतीय कला को मौलिक रूप में लाने की कोशिश की उन्होंने, उन्हीं को वर्ल्ड स्तर में स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि वो भी चाइनीज़ कला से, जापान की कला से प्रभावित थे, लेकिन कोशिश की कि विश्व स्तरीय कैसे बने, भारतीय कला कैसे विश्व स्तरीय बने। और इन लोगों ने कोशिश किया कि पश्चिम की कला की जैसी भारतीय विषयों पर चित्रण किया जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। जैसा कि हमें पता है कि आपकी पेंटिंग की थीम प्रेम होता है, तो प्रेम ही क्यों, और कोई विषय हो सकता था? और कब आपको ख्याल आया कि प्रेम पे ही पेंटिंग करनी चाहिए? प्रेम पे मैं पेंटिंग इधर करीब 5-10 वर्षों से कर रहा हूँ। उससे पहले मैं अन्य विषयों पे काम कर चुका हूँ। जैसे इससे जस्ट पहले मैंने बुद्ध के हिंसा और अहिंसा पे काम किया था। अच्छा। क्योंकि हमारे देश में खूब हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी। ग्रुप सामूहिक नरसंहार हुआ करते थे या दंगा हुआ करता था। तो मैंने देखा कि बुद्ध जो थे, बुद्ध ने सबसे पहले शांति की अपील की, अहिंसा की बात की। और बुद्ध हमारे ही देश में पॉपुलर नहीं हुए, विश्व भर में पॉपुलर हुए। बुद्ध को मैंने देखा कि जो लोग धर्म को मानते हैं, वैसे भी लोग जो धर्म को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग भी बुद्ध के फॉलोअर हैं। तो मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं, और बिहार में बुद्ध का जन्म भी हुआ, ज्ञान प्राप्ति भी हुई, और पूरे विश्व स्तर जाने। तो मुझे लगा कि अपने जड़ों से जुड़ना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने बुद्ध की मूर्तियों को देखा, बुद्ध की चीज़ों को पढ़ा, और मुझे बहुत आकर्षित किया उनका जो शांति और युद्ध के प्रति जो बात थी कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, पूरे विश्व में हर जीवों के प्रति आपकी दया भाव हो। और हिंसा अहिंसा को लेकर के जो तनाव था, या विश्व युद्ध हो रहा था, इस तरह की चीज़ें पूरे दुनिया में आप देखिए कि इनक्रोचमेंट को, ये देश उस देश को कब्जा कर रहा है, उस देश को कब्जा कर रहा है, और उसी को लेकर के लड़ाई होती है। अमेरिका, चीन या जिसकी भी लड़ाई होती है, वो बॉर्डर को लेकर के कि हमारा बॉर्डर यहाँ है, तुम्हारा बॉर्डर यहाँ है, हमने इतना पार्ट कब्जा कर लिया। चाइना भी हमारे देश का, जहाँ भी विश्व की ना, वो यही बात है कि उसको लेकर के कब्जा, अतिक्रमण करने की जो लालसा है उसी पे है। तो इसीलिए मैंने उस पर भी काम किया। उससे पहले मैंने काम किया था गरीब जो लोग लिविंग के लिए, जो सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रगल करते हैं, उस पर शुरू में काम करते थे लोग। तो मैंने उस पर भी 5 साल काम किया। तब जाकर के अभी प्रेम पे काम करना शुरू किया। प्रेम पे काम करना मैंने इधर शहर में आके शुरू किया। कब? जब मैंने शहर में एक पार्क में देखा कि विवाहित जोड़ा शादीशुदा है
फिर भी वो हाथ में हाथ डाल रहा है अपने पति के, और वो भी शर्मा रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। उसको लाइसेंस मिला है कि ये हमारा पति है, फिर भी उससे प्रेम करने से डर रहा है वो। तो ये मुझे लगा कि यार यहाँ प्रेम कितना वंचित है, मतलब हमारे समाज में प्रेम एक अपराध है। जिनको समाज ने लाइसेंस दिया है, सर्टिफाइड प्रेमी हैं, उसको भी प्रेम करने में संकोच हो रहा है, झिझक हो रहा है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा है कि आपने अपनी एक पोस्ट में पटना कलम शैली और टिकुली कला का जिक्र किया है, इस बारे में हमें बताएं, क्योंकि ये मेरे लिए नया है। जब आप बिहार की कला को जब भी जिक्र आता है तो इन दो चीज़ों का जिक्र आता है। टिकुली कला को अभी हाल में ही पद्मश्री पुरस्कार मिला है। पद्मश्री अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है, लेकिन मेरा मानना है कि टिकुली कला बिहार की कला नहीं है। पद्मश्री ज़रूर मिल गया है कला को, वो दरअसल मिथिला कला को और बंगाल की जो कलाकार थे, दोनों की मिश्रित शैली है। और एक कलाकार अशोक विश्वास जी हैं, जिन्होंने काम करना शुरू किया उपेंद्र महारथी जी के कहने पर। तो उपेंद्र महारथी जी भी बंगाल के कलाकार थे और वो बिहार में आके बस गए। बिहार की जो मधुबनी की पेंटिंग थी, उसमें एक कलाकार का काम उनको अच्छा लगा, उस शैली में उन्होंने उनको काम करने के लिए कहा, और वो मेसोनाइट बोर्ड पर घिस करके, चिकना करके उस पर जो शैली बनाया उन्होंने, उसका नाम दिया टिकुली कला को। अब दिग्भ्रम या भ्रमित किया जा रहा है कि ये मौर्य काल से जुड़ा हुआ, मौर्य काल से कहीं कोई लेना देना उसका नहीं है। तो इसीलिए मैं उसको सामान्य कला मानता हूँ, लेकिन लोक कला में नहीं मानता हूँ, या बिहार की कला में नहीं मानता हूँ। और दूसरी जो आपने कही ब्रिटिश काल से जुड़ी हुई जो काल है, वो भी इंडो ब्रिटिश आर्ट और भारतीय शैली से जुड़ी हुई कला, उसको मैं ज़रूर मानता हूँ कि बिहार की आधुनिक कला का शुरुआती दौर है वो। भारतीय कलाकारों ने जो पाश्चात्य कला से जुड़ने की कोशिश की, या पाश्चात्य कला से फैसिनेटेड होकर जो नए कला रूपों का सृजन किया, वो पटना कलम कहा जाता है। तो उससे ज़रूर पटना कलम जुड़ा हुआ है, उसका नाम भी पटना कलम है। तो आप उसको कह सकते हैं कि बिहार की आधुनिक कला का शुरुआती दौर या मूल तत्व, जड़ जहाँ से शुरू हुई है, तो उसको मैं उससे ज़्यादा विश्वसनीय मानता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ पटना कलम को। हाँ, हालांकि आजकल पटना कलम का मार्केट ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके ज़्यादातर खरीदार अंग्रेज़ लोग थे। अंग्रेज़ चले गए, उन लोगों ने खरीदा, उसके बाद कला खरीदार बचे नहीं। आज कोई उस पेंटिंग को खरीदता नहीं, धीरे धीरे लुप्त चला गया। कलाकार तो तभी करेगा जब वो पेंटिंग बिकेगी। तो उस तरह के जो लोग भी काम करने वाले थे, वो लोग ऑयल पेंटिंग करने लगे। हमारे कॉलेज के ही संस्थापक थे राधावन बाबू, वो भी पटना कलम के चित्रकार थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, उन्होंने ऑयल पेंटिंग करना शुरू किया। तो जो पेंटिंग नहीं बिकती है, बाजार बहुत ज़रूरी है किसी भी कला के लिए, बाजार नहीं होगा तो लुप्त होती चली जाएगी। अच्छा, कई पेंटिंग मैंने आपकी देखी, तो भारतीय समाज में न्यूडिटी को अश्लील माना जाता है, चाहे वो कितनी भी उत्कृष्ट पवित्र कलाकृति क्यों न हो। तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि जब आप इस तरह की कलाएं बना रहे होते हैं, कोई भी पेंटिंग बना रहे होते हैं, तो आपको कहीं कभी भी किसी समय मन में ये झिझक हुई कि हम बना रहे हैं तो हमारे समाज में इसके लिए कुछ इस तरह कहा जाएगा कि ये तो अश्लील बना रहे हैं? दरअसल जब आप आधुनिक कला को पढ़ते हैं या देखते हैं, विश्व स्तर के किसी भी कलाकार की कलाकृति देखते हैं, तो 70% कलाकृतियाँ न्यूड हैं। किसी भी आप ओल्ड मास्टर्स को देखिए या विदेशी म्यूजियम की आप संग्रह को देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा कलाकृतियाँ न्यूड हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में स्त्री की जो रूप है वो सबको आकर्षित करता है। स्त्री कलाकारों ने भी चित्रण किया है और पुरुष कलाकारों ने भी चित्रण किया है। तो कौन नहीं चाहेगा कि खूबसूरत फूल, खूबसूरत दृश्य, खूबसूरत आकृति को हम बनाएं। तो कला के भाषा के लिहाज से अगर देखेंगे, न्यूडिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। कलाकारों के लिए न्यूडिटी नाम की कोई वस्तु नहीं है। उनको तो सिखाया ही जाता, बाकायदा हम लोगों के कॉलेज में न्यूड स्टडी होता है। हाँ, मैंने एक फिल्म देखी थी, उसका नाम नहीं याद है। तो उसमें एक होती हैं, कहीं झाड़ू लगा रही होती हैं, तो उनको लाया जाता है कि हाँ, वो जे की मॉडल है जो आपने फिल्म देखी। हाँ, वो जे में बाकायदा ब्रिटिश काल से अभी भी वो परंपरा है। अभी भी आप जे में जाएंगे तो वहाँ प्रोफेशनल बाकायदा सरकारी अपॉइंटेड मॉडल्स हैं, जिनको एक मिलता है मासिक आय, उनको क्वार्टर में दिया गया है। वो न्यूड मॉडल आती हैं, न्यूड बैठती हैं, सबके सामने में न्यूड बैठती हैं, सारे छात्र उसको बनाते हैं। मेरे लिए भी ये पहला अनुभव था। हमारे कॉलेज में न्यूड होता था, लेकिन
मेल न्यूड होता था, फीमेल न्यूड अवेलेबल नहीं थी, या वहाँ उतना साहस नहीं है लोगों को जो फीमेल न्यूड हो सके। लेकिन जब मैं जे गया तो जे मैं एक मित्र से मिलने गया तो मैं डायरेक्ट 3rd ईयर चला गया था। उनका सबका 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर का क्लास एक साथ होता है। तो मैं एक लड़की से मिलने गया तो बाहर मिली नहीं, तो मैं सीधे क्लास में चला गया। तो वहाँ एक न्यूड मॉडल खड़ी थी, और खड़ी थी, सारे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। तो अब मेरे लिए पटना से आए हुए, शहर से आने वाले के लिए साक्षात कोई न्यूड लेडी खड़ी हो तो आश्चर्यजनक है। उसमें भी सारे लड़के बहुत करीब से जाकर के ऐसे देख रहे थे और उसको चित्र वो रंग देख रहे थे। जैसे शरीर का रंग कहाँ है, जैसे यहाँ कहीं हरा है, कहीं ब्राउन है, तो होता है ना कोई चीज़ को आप करीब देखते हैं फिर जाके पेंट करते हैं। लेकिन मैं उसको अश्लीलता के नज़रिए से देखा। देख तो वो रंग रहे थे, लेकिन मैं उस समय कलाकार नहीं था, मैं एक कॉमन पीपुल था। मुझे लगा एक न्यूड लेडी में या न्यूड बॉडी में ये क्या देखने गया है। तो मैं हंस दिया, अचानक मेरे मुंह से हंसी छूट गई। हंसी छूट गई तो सारे बच्चे दौड़ के आए, यू आर आउटसाइडर। तो वो तुरंत समझ गए कि ये यहाँ के कल्चर से मिला हुआ नहीं। सब ने धक्का देते हुए मुझे बाहर किया और बोला कि आप कभी यहाँ नहीं आए हो, या तो आप नहीं जानते हो जे में कल्चर है, कैसे बिना परमिशन के आप आ गए। सब मेरे ऊपर बरस गए। तब मुझे लगा, मुझे हीन भावना ग्रसित हुआ कि मैं कितना गया गुजरा इंसान हूँ, पिछड़ा हुआ हूँ, जो मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि यार ये तो क्लास है, यहाँ सारे बच्चे लड़के लड़कियाँ सब गए, यहाँ तक जो मॉडल है वो भी नहीं शर्मा रही है, तो फिर मैं क्यों शर्मा रहा हूँ दर्शक की तरह से। तो ये मेरा पहला अनुभव था। और मैं जो बनाता हूँ, वो भगवान की कलाकृति है जिसको आप देख के हम, चाहे कोई भी उसको, मैं अभी हाल में अभी जगन्नाथ पुरी गया था। जगन्नाथ जी के मंदिर में मोबाइल ले जाना या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। और माना जाता है कि 4 धाम में से एक धाम है जगन्नाथ पुरी, जो धाम है उस मंदिर में जब आप जाएंगे, उस मंदिर में खजुराहो में जो अश्लील कलाकृतियाँ हैं उसी तर्ज पर, उसी स्टाइल की बनी हुई आपको चित्र दिखेंगे। ठीक है। तो अब मैं सोचने लगा, जो इतना पवित्र मंदिर, खजुराहो के आपने एक शब्द यूज किया, खजुराहो की कलाकृतियाँ अश्लील हैं, आप उसे अश्लील मानते हैं? इसका नहीं, मैं अश्लील किसी भी कलाकृति को नहीं मानता। वो बताया गया है कि हमारी जीवन शैली कैसे है, हमारे जो काम कला है वो शरीर का ही नहीं बल्कि हमारे जीवन क्रिया का अंग है। जैसे व्यायाम आप करते हैं ना, कि फलाना योगा करते हैं, शरीर के इस पोर्शन के लिए फलाना योग करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में सेक्स की जो ऑथेंटिक बुक है वो इंडियन है। और इंडिया के ही जो यहाँ की वात्सायन की किताब है उसको ट्रांसलेट किया है दुनिया के सारे लोगों ने। आप चाहे चाइनीज आर्ट देख लीजिए, जापानीज आर्ट किसी दुनिया के देख लीजिए, और आप सोचिए किसको आप अश्लील कर रहे हैं। जब भगवान की मूर्ति सबसे पवित्र स्थल, सबसे पवित्र धाम, 4 धाम में से एक धाम में जब वो ऐसी मूर्तियां बनाई गई है, तो क्या बनाने वाले और आज तक जितने भी दर्शक हैं जाते हैं वहाँ, अगर वो अश्लील होती या नहीं देखने लायक होती, उसको तोड़ दी जाती, तोड़ दी जाती, या उसको सीमेंट से बंद किया जाता, जाने नहीं देता। अपने बच्चों को लेकर लोग नहीं जाते हैं, सब परिवार जाते हैं, कोई उसको देखता नहीं। कोई वहाँ ऐसा नहीं कि आंख मूंद देता। मैंने एक भी आदमी को नहीं देखा उधर मत देखो, गौर से देखता है, गौर से देखता है। बिल्कुल। मैंने वहाँ पूछा तो लोगों ने कहा कि ये जो है जगन्नाथ जी जो है ये लिविंग गॉड हैं। तो लिविंग गॉड मैंने पूछा, मतलब नहीं समझा मैं। तो उन्होंने कहा कि ये खाते भी हैं, सोते भी हैं, मनुष्य की वो सारी क्रियाएं करते हैं जो मनुष्य करते हैं। जैसे एक और सवाल मैंने पूछा कि सुभद्रा जी के साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जाकि बाकी पूरे भारत में जितने भी कृष्ण की मूर्तियाँ हैं वो कृष्ण और राधा हैं, राधा और कृष्ण है ना। अब आप सोचिए, भारत में माना गया है कि अपनी पत्नी के साथ संबंध जो है वो सामाजिकता के दायरे में है। हाँ। प्रेमिका के साथ आपके संबंध को उत्कृष्ट नहीं माना गया। हाँ। लेकिन आप देख लिए 99% राधा और कृष्ण को ही पूजा जाता है, राधा और रुक्मिणी को नहीं पूजा जाता है। बिल्कुल। तो यही समाज हमारा कैसे पूजता है राधा और कृष्ण को। अगर मतलब अश्लील नहीं मानता है तो फिर उनको पूजा कैसे होती है? अश्लील मानता तो कैसे पूजा होती है? अश्लील मानता है तो कैसे पूजा होती है? उसी तरह से अब राम की बात की, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं राम, मैंने अपनी पेंटिंग में भी बनाया कि वो मुझे लगता है कि इसलिए पूजा जाता है कि उनको लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया। भगवान का दर्जा दिया। दरअसल क्या है कि शुरुआत से जब आप वेद शास्त्र और रामायण सब चीज़ों को पढ़ेंगे, इन चीज़ों को कोई अश्लीलता और इसके दायरे में नहीं रखा गया। लेकिन बीच में लोग चूंकि डीपली नहीं पढ़ पाए हैं, वेद पुराण को नहीं देख पाए हैं, इवन सृष्टि के कारक को नहीं समझ पाए। अब आप सोचिए, शिव का सबसे ज़्यादा पवित्र रूप वही है जो स्त्री योनि और पुरुष लिंग के साथ है। आप कुछ को तो नतमस्तक होते हैं, उसको पूजा करते हैं, कभी आप नहीं नहलाते हैं, धोते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, गले लिपटते हैं, टीका लगाते हैं, गले लिपट। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप इतना
घृणित चीज है तो उसको आप ऐसा नहीं करते। तो आपका ही दोयम दर्जा है। एक तरफ आप आपको पूजी मान रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको अश्लील करें, कैसे भाई? हाँ। इसका मतलब आप अपने सनातन को भी नहीं समझ पा रहे हैं, अपने धर्म को भी नहीं समझ पा रहे हैं, अपने मौलिक चीजों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। बिना पढ़े लिखे ऊपर बात कर रहे हैं। बिना पढ़े लिखे ऊपर बात कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो कोई भी चीज़ अश्लील नहीं है। तो अगला सवाल ये कि आपकी लाइफ पार्टनर जो हैं वो भी आर्टिस्ट हैं, तो आप लोगों के काम में कैसे सामंजस्य होता है? सामंजस्य नहीं होता है, नहीं होता। दोनों अपनी अपनी शैली में काम करते हैं और अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी चिंतन है, अपना अपना फॉर्म है। जैसे मैं फिल्मी आकृति, शहर की आकृति, शहर के परिवेश, इन चीज़ों को पेंट करता हूँ। वो ग्रामीण परिवेश से नहीं, मैं पेंटिंग के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, घर के बारे में। घर में कैसे सामंजस्य होता है? घर में पेंटिंग तो जाहिर सी बात है अलग अलग करेंगे। घर में फ्री है, वो जब चाहे पेंटिंग करें, कोई बंधन नहीं है कि तुमने ये काम किया। मैंने आज तक कोई सवाल नहीं पूछा कि घर का ये काम क्यों नहीं हुआ, तुमने ये काम क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब एक रचनाकार है तो उसको बड़ी मुश्किल से अपने रचना के लिए समय निकालता है। एक चीज समय निकाल लेता है तो उसको लगता है ये करके ही छोड़े। तो इसीलिए कभी मैंने इस बारे में ये नहीं कहा कि आज लेट से खाना बना, आज बच्चे को तुमने ध्यान नहीं दिया, या कपड़े नहीं साफ हुए। किसी भी घरेलू मामले पर मेरा, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाता हूँ, तो मैं दूसरे को समझता हूँ वो भी निकाल ले रहा है, बहुत मुश्किल से निकाल रहा है। बिल्कुल, ये उल्टा मैं तारीफ करता हूँ कि यार तुमने एक पेंटिंग कंप्लीट कर ली, बना लिया, और जल्दी बनाया करो, थोड़ा और प्रोफेशनल हुआ। इस बात पे जरूर झगड़ा होता है कि तुम कॉम्पिटिटिव हो, तुमने हम तो चूँकि पढ़े हैं और आर्ट्स कॉलेज बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग को टेक्निकली पता है, इनको टेक्निकली बहुत सी चीज़ें नहीं पता है। तो मैं कहता हूँ थोड़ा और इम्प्रूव करो, जल्दी काम करना सीखो। तो मैं उल्टा और सहयोग ही करता हूँ, उल्टा ये नहीं कहता हूँ कि तुमने ये क्यों किया, लेट क्यों कर दिया। इस सब तरफ के सहयोग होता है। घर के काम के लिए टोका-टाकी नहीं होती। इसका मतलब लड़ाई भी होती है तो हमारी उसी को लेकर के होती है। आज की पीढ़ी के लिए कला आपके समय की तुलना किया जाए आपके समय से, तो आसान हुई है या कठिन? टेक्निकली कठिन हुई है। जैसे आप कला के इतिहास को देखें या कभी म्यूजियम में जाएंगे तो आप देखेंगे नंदलाल बसु की कला, यामिनी राय की कला, या रविन्द्रनाथ टैगोर की कला। उस समय क्या था, एक फिगर बनाया उन्होंने और उसमें जैसे चिड़िया कंधे पर बैठी हुई है, एक स्त्री है जो घड़ा लिए हुए है, या बुद्ध के साथ एक स्त्री, मतलब इस तरह के सामान्य विषयों को चित्रण किया जाता था। धीरे धीरे विषय क्लिष्ट होते चले गए, तकनीकी बहुत क्लिष्ट होती चली गई, कंपटीशन बढ़ता गया। पहले मान लीजिए 10 कलाकार थे तो 10 में से अगर एक कोई श्रेष्ठ बना रहा है तो पूरे भारत का बड़ा चित्रकार मान लिया गया। लेकिन आज हजारों कलाकार हैं, लाखों चित्रकार हैं, उन लाखों में आपको बेहतर होना है, तो धीरे धीरे कंपटीशन तो बहुत बढ़ता जा रहा है। उसमें श्रेष्ठ चुनना मुश्किल है। उसी तरह से कॉलेजेज पहले एक था, शांति निकेतन या जे था, 2-3 कॉलेज थे, उसी में लोग आते थे। जो अच्छे स्टूडेंट हुए 4 ही लोग उसमें से पेंटिंग करते थे, तो लोग पूरा भारत जानता था उनको। अब क्या है कि हर साल कम से कम हर कॉलेज से 50 बच्चा में से 5 बच्चा तो निकलता ही है। तो एवरेज पूरे भारत में कम से कम 10,000 बच्चे निकलते होंगे जो पेंटिंग करते होंगे। तो उस 10,000 में से आपको आना है, और धीरे धीरे वो सब इसी मार्केट में है। इसी दिल्ली, बॉम्बे, पूरा भारत का तो सीमित मार्केट है, कंपटीशन ज़्यादा है। इसीलिए अब आप देखिएगा गैलरियों में 4 साल लंबी मतलब लाइन लगती है। आज आप एप्लीकेशन देंगे एग्जीबिशन के लिए, 4 साल बाद नंबर आएगा। बिल्कुल। और एक मैं आपके पोस्ट पे देख रही थी तो उससे एक सवाल बना, बिहार की एक प्रचलित लोक कथा पर गीता श्री ने उपन्यास लिखा है सामा चकवा, जिसका कवर आपने बनाया है, जो कि बहुत सुंदर कवर है। इसकी कल्पना पर यदि आप बात करें तो इसमें चेहरा जैसा है, जो इंसान जैसा है, तो शरीर चिड़िया जैसा है। तो अपनी कल्पना के बारे में बताइए कि किस तरह आपको ये बात आई कि जो सामा चकवा रहे होंगे वो एक इंसान का रूप रहे होंगे, तो उसकी शक्ल आपने इंसान की बना दी और पूरा बॉडी जो है उसका चिड़िया का बना दिया। कैसे कल्पना किया ये? वो दरअसल हमारे ही समाज की कहानी है, वो मिथिला समाज की पॉपुलर लोक कथा है, और मैं ही नहीं, हर बच्चा जानता है उसको। गीता श्री ने उसको आधुनिक संदर्भ और नए रूपाकार के साथ पेश किया है। मतलब आज की समस्याओं को, पर्यावरण की समस्याओं के साथ जोड़ते हुए उसको ये किया है। वो नया शिल्प है, मतलब उसका भाषा शिल्प बदला है, लेकिन कथानक जो है उसका वो पुरातन से जुड़ा हुआ है और सबको पता है। तो मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन उस पर मैंने नाटक भी देखा है, कई सारे नाटक इस विषय पे देख रखे हैं। वो उसका एक दृश्य है,
पूरी कहानी का एक दृश्य है जहाँ कृष्ण उसको श्राप देते हैं हाँ। कि कि जा तू बदल जा, चिड़िया बन जा, चिड़िया बन जा। तो वो ये कहता है चिड़िया अगर बन जाएंगे तो भटकते रहेंगे, हाँ हम कैसे। तो प्रेमी कहता है कि मुझे भी चिड़िया बना दो। हाँ, लेकिन इनकी कहानी में थोड़ा अलग है। हाँ, वो बहुत बाद में आता है, चिड़िया बाद में आता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे वो कहानी याद थी, उसमें भी इन्होंने कहा। अच्छा, ये एक ड्राइंग का शो मैंने हाल ही में किया था, जो मैंने आपको बताया, एक गैलरी में लगी थी, वहाँ गीता श्री जी आई थी, तो उनको ड्राइंग पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ इसी से मिलता जुलता चाहिए, इसी विषय को मैं सामा चकेबा लिख रही हूँ। उसमें जो कहानी है कि चिड़िया बन जाना, मानवीयकरण होना उसका, चिड़िया का, तो मुझे इस तरह का चाहिए। उन्होंने रिक्वायर्ड किया, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसी को मैंने रंगीन बनाया, थोड़ा और वन जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ था, चिपको आंदोलन की बात की उन्होंने, तो मैंने चिपको आंदोलन से जुड़ के उसको बनाया। फिर उन्होंने, जो पब्लिशर थे, उनका कहना था कि ये चिपको आंदोलन है लेकिन उस काल का चिपको आंदोलन है, मैंने कृष्ण के समय का, वो आजकल जो उत्तराखंड वाला चिपको आंदोलन है वो नहीं होना चाहिए। फिर मैंने उसका ड्रेस डिजाइन बदला, उसके संदर्भ बदले, मैंने 2-3 बार बनाना पड़ा मुझे उस कवर को। आज तक मैंने कवर कभी नहीं बनाया, और बनाया तो इस बार इतना मुझे एप्रिसिएशन मिला। और कठिनाई भी हुई कि पहले एक बार इनकी डिमांड से बनाया, फिर उनको पब्लिशर के डिमांड से बनाया, फिर दोबारा उन्होंने कहा गया कि इसका समय काल नहीं जुड़ रहा है। आप जो भी चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा की बात आती है या वहाँ के आंदोलन से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सब ड्रेस होना चाहिए वो राधा कृष्ण वाले परिवेश का, वृंदावन का या मथुरा का। फिर मैंने सबके ड्रेस बदले। तो जो आपके यहाँ लोक कथा होती है, तो हम सुनते हैं कि वो 2 चिड़िया बना के पूजा जाता है, तो क्या उस समय भी जो बनती है चिड़िया, उसका भी फेस ऐसे ही होता है कि वो इंसानों जैसा बनता है? सामा चकेबा में आप जब देखेंगे तो उसका गर्दन होता है ह्यूमन, बाकी फॉर्म होता है चिड़िया जैसा। वो पात्र चूंकि उस कहानी में वही है, कहानी क्या था, तो इसीलिए उसको ऐसा बनाया जाता है। हालांकि लोक कला में भी एक पात्र है जिसको अजब चिड़ैया कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग आप देखेंगे ना, तो उसमें जो दलित कलाकार हैं जिनको गोदना पेंटिंग करते हैं, उसमें एक कैरेक्टर है अजब चिड़ैया। अजब चिड़ैया क्या है, उसका मतलब हुआ अनसीन बर्ड, माने ऐसी चिड़िया जिसको देखी गई नहीं है। जैसे नहीं अमूर्त कलाकृति कहते हैं, जिसको आपने देखा ही ना हो, ऐसा फॉर्म जो आपने नहीं देखा है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि फेस तो बनाते हैं चिड़िया जैसा, लेकिन बाकी धड़ जो है कुछ आदमी जैसा होता है, कुछ चिड़िया जैसा मिक्स होता है। बाँह होगा उसका, पैर भी होगा, लेकिन बाकी बॉडी चिड़िया जैसा होगा। तो मनुष्य और चिड़िया का मिला जुला रूप एक वो भी है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में थी, इसीलिए उसको रच पाया, मैं बना लिया। समकालीन कलाकार जो आपको प्रभावित करता हो? समकालीन कला में जाहिर सी बात है कि हम लोग समय समय पर जितनी भी पाश्चात्य के कलाकार हैं या कला प्रदर्शनियाँ यहाँ लगती है, या अब तो ऑनलाइन इंटरनेट के ज़माना है तो देखते रहते हैं, तो कोई एक कलाकार नहीं प्रभावित करता है। कभी किसी का काम, कभी किसी का काम प्रभावित करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर आक्रांत करता है तो वो है पिकासो। पिकासो एक ऐसा नाम है जो आदमी को 2 मिनट तो देखने को विवश कर ही देता है उसका काम, ठीक है। लेकिन आज के संदर्भ में अगर कहेंगे तो आधुनिक काल में अगर कोई कलाकार है जिसका काम बहुत अच्छा लगता है या बहुत देखा जाता है, तो वो मुझे अच्छा लगा। जो अभी अतुल दोदिया हैं, या नए कलाकार में से जैसे मिथु सेन एक है कलाकार, तो वो नारीवादी चित्रकार हैं और नए तरह का काम कर रही है, हैंडमेड पे काम करते हैं। तो इस तरह के कुछ नए कलाकार हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, माध्यमों को लेकर के भी नया काम कर रहे हैं, और चिंतन धारा में भी बिल्कुल नयापन है उनके। तो जाहिर सी बात है कि आज जो आप काम करेंगे वो पुरानी शैली या न पुराने कथानक पे आप काम करेंगे, बिल्कुल नया होना चाहिए। जो आप आज की फिल्में देखें, आज के नाटक देखें, आज के साहित्य पढ़ें, तो आपको लगेगा कि ये 20 साल पहले का साहित्य नहीं है, 20 साल पहले का नाटक नहीं है। तो ये तो पहली चुनौती है कि आप अपने समकालीन संदर्भों को समझें, तभी आप रचना में डाल पाएंगे समकालीन का। तो कलाकार में भी वही है कि बहुत से आज भी पुराने ढर्रे पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं सुहाते, हमें अच्छे नहीं लगते। लेकिन जो नए तरह के काम करते, किसी के काम अच्छा लग जाता है तो अच्छा तो लगेगा। बिल्कुल। लोक कला समकालीन कला में फ़र्क बताइए। लोक कला में सहजता है, अनायास गढ़ी हुई आकृति है। अगर किसी का नाक आवश्यकता से अधिक लंबा हो गया तब भी उसको खराब नहीं माना जाएगा, वो लोक कला में आएगा, वो लोक कला में आएगा, ठीक है।
मतलब सहजता से रेखा लाइन खींच गया, तो वो लोक कला में आया। अब एक्सप्रेशन भी, आंखों के एक्सप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा भाव नहीं देखेंगे आप। पूरी दुनिया की लोक कला में आप रोते हुए में और हंसते हुए में बहुत अंतर नहीं पाएंगे आप, लेकिन आधुनिक कला में और समकालीन कला में बहुत बारीक अंतर है। अभिव्यक्तियों का, भाव का, रिप्रेजेंटेशन का, ये सब चीज़ इतनी क्लिष्ट होती चली जाती है। मैंने चूँकि ये लोग एकेडमिक वाले कलाकार हैं, ये व्याकरणों को जान करके आते हैं कलाकार, इन्होंने पढ़ाई की होती है आर्ट की, इसीलिए आधुनिक कलाकार जो होता है उस बड़ी बारीकी से किसी भी चीज़ को करता है। हर एक रेखा के भाव, हर एक फॉर्म के भाव, हर एक संयोजन के तरीके को, जैसे आप फोटोग्राफी में ही आप देखें, पहले की फोटोग्राफी और आज की फोटोग्राफी में बहुत अंतर दिखेगा आपको। फिल्म मेकिंग में भी आप देखें, आप अपने समय से बहुत लोग आगे भी काम करते हैं। आप सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली देखिए, उस समय टेक्निकली साउंड नहीं था, उतना अच्छा कैमरा डेवलप नहीं था, लेकिन उन्होंने जो प्रतीकों के सहारे भाव की अभिव्यक्ति की है, उसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। पाथेर पंचाली में एक सीन है कि कहीं से खत आता है तो बच्चे जो हैं जाते हैं इन्फॉर्म करने के लिए, उनके लिए बहुत खुशी आ जाती है कि चिट्ठी का आ जाना। तो वो जो दौड़ के जाते हैं बताने के लिए, उससे पहले वो प्रतीकों के सहारे सत्यजीत राय कैमरा ले जाता है पानी में, और पानी में एक कीड़ा जैसा होता है, वो यूं तेज़ी से जाता है और एक प्रतिध्वनि सी बनती है, जैसे ना साउंड वेव बनता है। तो अचानक उस चिट्ठी आने को घटना एक तरफ दिखाया, बच्चा गया आंगन बताने के लिए, दूसरी तरफ उन्होंने उस कैमरे को उसको फोकस किया, जबकि उसमें माइक्रो लेंस नहीं था, क्लोजअप लेंस नहीं था, लेकिन उनको पता था कि इस प्रतीक का इस्तेमाल कैसे करना है। तो साहित्य में भी मैं देखता हूँ बहुत सी चीज़ों का लोग उदाहरण देते हैं, बहुत तरीके से बताते हैं, तो ये कला में भी हम लोग करते हैं। कई चीज़ों का, कई सिंबल का उपाय ढूंढते हैं कि कैसे वो बात ज़्यादा असरकारक ढंग से कही जाएगी। कोरोना काल में आर्ट पे कितना प्रभाव पड़ा? कोरोना काल सबसे दुखद काल था। हाँ, मतलब वो सबको प्रभावित किया, बहुत प्रभावित किया, यहाँ तक कि और उसी समय आपने एक पेंटिंग भी बनाई है जो बिल्कुल, और जा रहे हैं वो एक तो मजबूरी था कि आप बाहर कहीं निकल नहीं सकते हैं, तो जो करेंगे घर में करेंगे, घर से बाहर नहीं, हर आदमी घर में बंद है, तो आप ड्राइंग करिए, पेंटिंग करिए, जो करे घर के अंदर करिए। लेकिन फिर भी दिमाग तो काम कर ही रहा था। कितना विवश है आदमी, अड़ोस पड़ोस के अपार्टमेंट में रह रहा है, चाहता है मिलना, रोज़ बात करता है, रोज़ मिल पे, लेकिन नीचे नहीं उतर सकता, डर के मारे कहीं मौत ना हो जाए। मौत का डर सबको समा रहा है। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई है कि एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में लड़के एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। हालांकि प्रेम सीरीज का ही वो काम है, प्रेम सीरीज में मैंने बहुत काम किया है, लेकिन वो कोरोना काल में रचा गया काम है कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। देखते हैं। दोनों के चेहरे का एक्सप्रेशन भी नहीं आ रहा है, क्योंकि चेहरा ढका हुआ, मुस्कुरा भी नहीं पा रहे, एक दूसरे के आंखों ही आंखों में प्यार हो रहा है। तो आंखों से जो व्यक्त किया जा सकता है उतना ही वो दर्शा हुआ है। तो कोरोना काल में भी आपने प्यार को ही अपने किरदारों से करा लिया। बिल्कुल। तो अब मैं थोड़ा सा आपके आर्ट पे बात करना चाहती हूँ कि फैब्रिक क्या यूज़ करते हैं और कलर कौन सा होता है? हम लोग रेडीमेड कैनवास यूज करते हैं। पहले खुद बनाते थे कैनवास, सामान्य मोटा कपड़ा खरीदते थे, कैनवास क्लॉथ आता था और उसको टेक्सचर वाइट फेविकोल मिला के बनाते थे। छोटे शहरों में नहीं मिल पाता है, लेकिन बड़े शहरों में जो आप करिए स्टेशनरी की दुकान में, उसमें आपको कैनवास रोल मिल जाता है। आजकल रेडीमेड रोल लीजिए, स्ट्रेचर बनाने वाले हैं बड़े शहरों में, इसीलिए हम लोग बड़े शहर में आए बसने के लिए कि यहाँ काम करने की सुविधा थी, टेक्निकल कलर्स मिल जाते थे, उसी पर काम करते हैं। अब हमें बनाना नहीं पड़ता है, सीधा खरीदा कैनवास, स्टेच किया और बनाना शुरू कर दिया।